हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा कि मालूम है आप लोगों को, क्लास 10th स्टार्ट हो चुकी है और उसके हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज का तीसरा लेक्चर है और थर्ड लेक्चर के हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर की, कि हम उसकी हेल्प से किसी नंबर का इरेशनल नंबर कैसे चेक करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे किसी भी नंबर को कैसे प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग का फर्स्ट जो टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले जानते हैं इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। तो इरेशनल नंबर की सबसे पहले डेफिनेशन होती है कि स्क्वायर रूट क्यूब रूट डॉट 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 इट एक्सेट्रा ऑफ natural number is said to be irrational number if their exact value is not obtained। अगर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट की बात करें, और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, कुछ भी हो सकता है ना, अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू ना दे तो हम उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लीजिए कि एलिमेंट लिया, कि जैसे हमने कोई भी नंबर ले लिया, 2 ले लिया और 2 का स्क्वायर रूट निकाला √2, तो आप बोलोगे √2 जो है ना वो एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, वैसे ही अगर बात करें हम √3, तो √3 भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। और ये अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देंगे तो इसका मतलब हमारे पास क्लियर हो गया कि ये सारे कैसे नंबर होने वाले हैं, इरेशनल नंबर। सिमिलरली आप ये भी बोल सकते हो कि कोई नंबर और दूसरा लें अपन, जैसे मान लीजिए अपने 5 लिया और 5⁻1/3 मैंने इसका क्यूब रूट लिया आपने, और ये भी आप देख पा रहे होंगे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, तो ये सारे नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो पहली डेफिनेशन हो गई इरेशनल नंबर की। बट ये डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है। अगर डेसिमल नंबर आ जाए तो उसको हम कैसे पता करेंगे कि वो स्क्वायर इरेशनल नंबर है या नहीं है। तो डेसिमल नंबर का सिंपल सा फंडा है, आप डेसिमल नंबर को देखिए और देखने के बाद उसको ये डिसाइड कीजिए क्या वो आफ्टर डेसिमल नंबर रिपीट हो रहा है क्या। अगर आफ्टर डेसिमल नंबर अगर रिपीट ना हो और टर्मिनेट भी ना हो, माने एंड भी ना हो, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो वो इरेशनल नंबर होगा, अदरवाइज रेशनल बन जाएगा वो। ठीक है, जैसे हम सेकंड डेफिनेशन की अगर बात करें, सेकंड हमारी डेफिनेशन है कि आफ्टर डेसिमल numbers are non-repeating non-terminating is said to be irrational number। तो वो कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे हमने मान लीजिए लिखा कोई नंबर 2.85666, तो आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर है ना आफ्टर डेसिमल टर्मिनेट हो गया, एंड हो चुका है, और एंड हो चुका है इसीलिए इरेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा 2.8566666 और ये एंड तक जा रहा है, इन्फाइनेट तक जा रहा है, तो ये नंबर कैसा होगा, ये नंबर रेशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर डेसिमल नंबर्स आर रिपीटिंग, नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जबकि हमारी डेफिनेशन क्या है, आफ्टर डेसिमल नंबर आर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इज सेड टू बी इरेशनल नंबर। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा कि ये भी इरेशनल नंबर नहीं है। सेम ऐसे अगर मान लो मैं लिखूँ 2.89675
4 और ये चलता ही जाए। आप देख रहे हैं इसमें कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है, और ना ही नंबर टर्मिनेट हो रहा है, वो एंड तक चलता जा रहा है। तो मतलब सिंपल सी बात है कि ये कैसा नंबर होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। तो मतलब आफ्टर डेसिमल नंबर आर NRNT आप बोल सकते हो। NRNT याद रखिए, NRNT का मतलब क्या हुआ, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो सिंपल सा इरेशनल की डेफिनेशन एक ही वर्ड में, NRNT, आफ्टर डेसिमल नंबर आर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इज सेड टू बी इरेशनल नंबर। आई होप कि आपको इरेशनल नंबर की बातें समझ में आई होगी। थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं, और वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास दो बहुत ही फेमस इरेशनल नंबर है, पाई और ई। पाई की वैल्यू होती है 3.14 डॉट डॉट डॉट। तो ये भी आफ्टर डेसिमल नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है और ना टर्मिनेट हो रहा है, तो ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल। सिमिलरली ई की वैल्यू 2.71 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी क्या हो रहा है, आफ्टर डेसिमल नंबर ना तो रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो ये दो फेमस इरेशनल नंबर है, इनको आप याद रखना। साथ में ये भी याद रखना कि पाई जो होता है वो एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता है। पाई इज नॉट इक्वल टू एग्जैक्टली 22/7। ये 22/7 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। इसी वजह से 22/7 जो हमारे पास होता है, ये 22/7 रैशनल नंबर होता है। बट ये जो पाई है ना, ये पाई इरेशनल नंबर होता है। ये 22/7 तो रैशनल हो गया, और पाई कैसा हो गया, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो याद रखना ये इक्वल नहीं होते, एग्जैक्ट वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। इस वजह से हम लोग पाई को 22/7 पाई को 22/7 लिखते तो हैं, और वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं। बट पाई रेशनल नंबर है और ये rational। ठीक है, आई होप कि आपको रैशनल इरेशनल से बातें चीजें समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड हमारी है, इसमें आपके पास लिखा हुआ है कि let p be a prime number if p divides a square then p divides a। ये थ्योरम ये कहती है, थ्योरम इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की थ्योरम है। काम की थ्योरम इसलिए है, जब भी आपको किसी नंबर का ये प्रूफ करना पड़ेगा कि रैशनल है या इरेशनल है, हम इसी थ्योरम का यूज करने वाले हैं। तो आप याद रखिएगा, ये बहुत काम की आपके लिए थ्योरम है। हम इसका प्रूफ भी जानेंगे, और प्रूफ के बाद इसका एप्लीकेशन, इसका कैसे हम लोग प्रॉब्लम्स के अंदर यूज करते हैं, वो प्रॉब्लम को भी सीखें। ठीक है बच्चों, चलिए आइए हम लोग इस थ्योरम को पहले जानते हैं, क्या बोलना चाहती है। थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर है p, और p किसी नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर p डिवाइड करता है, तो p डेफिनेटली a को भी डिवाइड करेगा, ऐसा ये थ्योरम कहना चाहती है। तो ये बात समझ में आ गया हमको कि सर थ्योरम का स्टेटमेंट तो समझ में आ गया है, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो आइए प्रूफ की दुनिया में चलते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है ना, इसको कुछ मान लेते हैं कि कोई नंबर है, और हम ये जानते हैं कि कोई भी नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हमने पढ़ा था कि एनी पॉजिटिव इंटीजर और कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जितने भी हमारे पास कंपोजिट नंबर होते हैं, उनको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे पास जो ए है, ये कोई कंपोजिट नंबर है। इस ए जब एक कंपोजिट नंबर है, तो इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ए के जो प्राइम फैक्टर बने, सपोज कर लिए बने P1, P2, P3 डॉट डॉट Pn, ये हमारे पास इसका प्राइम फैक्टर बना है। प्रूफ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ हर चीज का आपको आना चाहिए। इन डिटेल हम लेक्चर इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको प्रूफ मालूम पड़े। प्रूफ मालूम होने से मालूम ये पड़ेगा आपको कि एक्चुअल में ये ऐसा होता भी है या नहीं होता है, ये प्रूफ से हम जान पाएंगे। तो प्रूफ आपको आना चाहिए। हो सकता है एग्जाम में आपको प्रूफ दे दिया जाए, तो प्रूफ अगर आपको आता है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे उसको। तो प्रूफ को ध्यान से समझना। ये हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर है, तो हम उस कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमको ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड,
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग इसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो जैसे आप स्क्वायर करेंगे ये बन जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट डॉट Pn होल स्क्वायर। अब इसके होल स्क्वायर को आप ओपन कर दीजिए। जैसे होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आपको स्क्वायर की पावर की प्रॉपर्टी पता है, ये जो स्क्वायर है वो सबके साथ लग जाएगा, और सबके साथ लगेगा तो ये बनेगा P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर डॉट 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 Pn। ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन में जो हमारी थ्योरम है उसमें बात गिवन है कि P इज अ प्राइम नंबर, ये गिवन है, और साथ में ये भी गिवन है कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, P प्राइम नंबर है और P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। आपको तो ये प्रूफ करना है कि P ए को भी डिवाइड करेगा, इस बात को प्रूफ करना है हमें। तो लिख देते हैं, जो बात गिवन है वो लिख देते हैं कि इट इज गिवन दैट P is a prime number and P divides A स्क्वायर, और P A स्क्वायर को डिवाइड करता है। चलिए, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो हम ये जानते हैं कि कोई भी नंबर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, जैसे मान लीजिए, मान लेते हैं अपन कि अपन ने ले लिया कोई नंबर, सपोज कर लेते हैं 30 ले लिया, तो 30 के जो अब आप प्राइम फैक्टर बनाएंगे बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये इसके प्राइम फैक्टर बने। तो जरा ध्यान से सोचिए कि अगर ये P, अगर ये 2 की बात करें तो 2 आप बोलेंगे इसे 2 30 को डिवाइड करता है, बिल्कुल डिवाइड कर रहा है। अगर कोई नंबर, प्राइम नंबर, किसी कंपोजिट नंबर को या पॉजिटिव इंटीजर नंबर को डिवाइड करता है तो वो उसके प्राइम फैक्टर में होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं 2 30 को डिवाइड करता है, जब हमने 30 का प्राइम फैक्टर किया तो उसमें 2 मौजूद है। 3 30 को डिवाइड करता है तो 30 का जो प्राइम फैक्टर बना है उसमें हमारे पास 3 गिवन है। जैसे 5 30 को डिवाइड करता है, दिख रहा है बिल्कुल से डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जो 30 है 5 है ना, वो इसके प्राइम फैक्टर में मौजूद है। तो सेम हम यही बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जो P है ना वो इस A स्क्वायर में होगा, इसके प्राइम फैक्टर में होगा। इसका मतलब ये होगा कि हेंस P is lies in P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर डॉट डॉट Pn स्क्वायर। का मतलब जो हमारा P है वो A स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो इसको भी डिवाइड कर रहा होगा, और इसको भी डिवाइड करने का मतलब ये हो कि जो P है वो इसमें बिलोंग करेगा, P इसमें बिलोंग करेगा। और अगर ये P इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब जो P है वो इसका भी पार्ट होगा, ये प्राइम फैक्टर है। वो तो समझ में आ रही बात, वो तो प्राइम फैक्टर है। जैसे मान लीजिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने लिखा आपके पास 24, और 24 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, आप बोलोगे सर 2 क्यूब इंटू 3 होगा। अब 2 क्यूब इंटू 3 में अगर मैं बोलूँ कि 2 24 को डिवाइड कर रहा है तो 2 इसका प्राइम फैक्टर है, और 2 अगर प्राइम फैक्टर है तो हम वही तो बात यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि अगर P इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि P डिवाइड्स P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn। अगर P इसके अंदर है, इसमें है, तो प्राइम फैक्टर का स्क्वायर है ना, P स्क्वायर की फॉर्म में होगा इधर, और P स्क्वायर की फॉर्म में होगा अगर, तो P इसके जो स्क्वायर हटाने के बाद जो नंबर बचेगा उसको भी तो डिवाइड करेगा, यानी P इसको भी डिवाइड करेगा। और अगर P इसको डिवाइड कर रहा है तो यही तो हमारा ये था, तो मतलब क्या हो गया हमारे पास, लाइज P डिवाइड्स A, यही हमारे को प्रूफ करना था। क्या लेके चले थे कि P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और क्या प्रूफ कर दिया, P A को डिवाइड कर रहा है। यही बात हमारे को यहाँ पर प्रूफ करनी थी, और यही थ्योरम का स्टेटमेंट था। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एक काम कीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब अपन चलते हैं आगे, और नेक्स्ट हम लोग अब कुछ क्वेश्चन है जिनको हम ये प्रूफ करते हैं कि वो इरेशनल नंबर है या नहीं है।
जैसे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर और नॉट, ये आपको प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है या नहीं है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई 2010 का, 2010 में आया हुआ है कि इरेशनल नंबर है, इस बात को आपको प्रूव करना है। तो आइए इरेशनल नंबर है या नहीं, इस बात को कैसे प्रूव करेंगे। तो जब भी किसी नंबर को रेशनल है, इरेशनल नंबर है या नहीं, ये प्रूव करने के लिए हम लोग उल्टा प्रूव करेंगे, उल्टा प्रूव करेंगे, उल्टा लेके चलेंगे, है ना। हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो √2 है ना वो रेशनल नंबर है, ठीक है। और बाद में हम ये प्रूव करेंगे कि हमने जो एजम्पशन किया था कि √2 इज ए रेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर, वो गलत था, हमारा एजम्पशन गलत था। और अगर हमारा एजम्पशन गलत था, यानी अगर कोई नंबर रेशनल नंबर नहीं है, तो डेफिनेटली वो क्या नंबर होगा, इरेशनल, मतलब हमारी बात प्रूफ हो जाएगी। तो हम नेगेटिव अप्रोच से स्टार्ट करेंगे, यानी रेशनल नंबर मान के चलेंगे और उसको प्रूफ करेंगे कि वो हमारा एजम्पशन गलत था, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन में हम लिखते हैं एक एक चीज़ों को कि लेट √2 बी अ रेशनल नंबर। ने मान लिया कि √2 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। और अगर ये रेशनल नंबर है तो हम जानते हैं एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a/b। a/b की फॉर्म में हर रेशनल नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड इसमें क्या खास बात होती है कि a एंड b बोथ आर वेयर a एंड b बोथ आर बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, दोनों के दोनों नंबर इंटीजर होंगे। साथ में b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि a एंड b आर को प्राइम नंबर, a और b कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर होने का मतलब ये हुआ कि इनका HCF 1 होना चाहिए, ये हम जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हमें HCF ऑफ a, b इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये हम इसकी डेफिनेशन में मान के चल रहे हैं। एक ऐसा नंबर है रेशनल नंबर। एक क्वेश्चन अगर आपको प्रूव करना आ गया ढंग से, तो बाकी √3 √5 भी इजीली हो जाएंगे आपसे। सबका सेम कॉन्सेप्ट है, सेम मेथड है, इसीलिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। √2 इज इक्वल टू a/b वेयर a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर, दैट इज HCF ऑफ ab इज इक्वल टू 1, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि को प्राइम नंबर। अब एक काम करते हैं, दोनों साइड इसका स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, इधर 2 हो जाएगा और इधर a² / b² हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, इसका जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2b² इज इक्वल टू a²। तो आप देख पा रहे हैं कि सर ये अब ये a² है ना, ये a² इज इक्वल टू 2 इंटू b² है। तो 2 इंटू b² तो डेफिनेटली जो 2 होगा ना वो a² को डिवाइड कर रहा होगा, या हम ये बोल सकते हैं a² इज डिविजिबल बाय 2, a² 2 से डिवाइड हो रहा होगा। ये बात समझ में आ गई। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हेंस a² इज डिविजिबल बाय 2, a² 2 से डिविजिबल होगा। और अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई इंटीजर नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। इट मीन्स हम उस थ्योरम की हेल्प से ये बोल सकते हैं कि a इज डिविजिबल बाय 2, या हम बोल सकते हैं कि a किससे डिविजिबल होगा, 2 से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर a 2 से डिविजिबल है, a अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये हो गया कि जो a की वैल्यू रही होगी वो 2 का प्रोडक्ट रहा होगा, प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट रहा होगा। तो मान लिया हमने कि a इज इक्वल टू क्या है, 2c है। a इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, 2c मान लिया, ठीक है। क्योंकि अगर 2 से डिविजिबल है तो a की वैल्यू क्या होगी, 2 का प्रोडक्ट होगा, कुछ ना कुछ आ रहा होगा प्रोडक्ट में। तो मान लिया प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, c आ रहा है। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। अब एक काम करते हैं, फिर से इसका दोनों साइड स्क्वायर, जैसे आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा a² इज इक्वल टू 4c², 4c²। अब आपको पता है कि यहाँ से ये जो इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं तो 2 बोल देते हैं, ठीक है।
तो इक्वेशन 1 और 2 में यहाँ से 1 से आपको मालूम है ए स्क्वायर की वैल्यू 2b² है, तो 1 से इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो लिख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया मैंने। अब हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन, मैं इस साइड कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पर हम लोग कलर ले लेते हैं, ये येलो कलर। मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हमारा, सॉरी 1 एंड 3, 1 एंड 3, तो 1 और 3 से हमारे को यहाँ से मिलेगा कि ए स्क्वायर की वैल्यू 2b², तो ए स्क्वायर की जगह आप 2b² पुट कर दीजिए, तो ये बनेगा 2b² इज इक्वल टू 4c²। और अगर ये 4c² हो गया तो आपको पता है 2 का इधर जाके डिवाइड, 2 का इधर डिवाइड होते आपको क्या मिल जाएगा, b² इज इक्वल टू 2c²। और जैसे b² इज इक्वल टू 2c मिला, आप तुरंत कहेंगे कि सर ये 2 फिर से b² को डिवाइड करेगा, क्या b² इज डिविजिबल बाय 2 होने वाला है, जैसे आपने यहाँ बोला था 2b² इज इक्वल टू a, तो जो a² है वो 2 से डिविजिबल है। वैसे ही अगर b² इज इक्वल टू 2c² आया, आप ये बोल सकते हो कि b² इज डिविजिबल बाय 2, ये बोल सकते हैं। और अगर b² 2 से डिविजिबल है तो बाय द हेल्प ऑफ थ्योरम हम ये बोल सकते हैं कि b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, और ये b हमारे पास वापस 2 से डिविजिबल हो गया, तो हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। और हम क्लियर देख पा रहे हैं कि हमने इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें बोला है कि a डिविजिबल है 2 से और b डिविजिबल है 2 से। इसका मतलब ये हुआ कि बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 वी कैन से दैट a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 2। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन 2 एंड 4 A and B both are divisible by 2। और अगर ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है तो हमने जो ऊपर एजम्पशन किया है ना वो गलत हो गया हमारा एजम्पशन। कैसे गलत हो गया, हम तो ए और बी को अब को प्राइम मान रहे हैं, को प्राइम मानने का मतलब उनका एचसीएफ बना रहा है, एचसीएफ बनाने का मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, बट इसमें तो कॉमन एलिमेंट 2 आ रहा है, दोनों का कॉमन एलिमेंट 2 है, दोनों में एक कॉमन एलिमेंट 2 आ रहा है, तभी तो दोनों 2 से डिविजिबल हो रहे होंगे। इसका मतलब हमारा जो ऊपर वाला एजम्पशन है वो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा हेंस आवर assumption is contradicts हमारा जो assumption है वो बिल्कुल गलत है कि contradicts that A and B are co-prime। हमारा जो co-prime का जो assumption था वो बिल्कुल गलत है, वो कॉन्ट्राडिक्ट हो चुका है यहाँ पे। और अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट हो चुका है इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्ट होने का मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है जिसको हमने a बाय बी बोला है, ये नंबर हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि हेंस a बाय बी, a बाय बी इज नॉट रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नंबर नहीं है इसका मतलब a बाय बी जो कि √2 है इज एन इरेशनल नंबर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक और प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे इरेशनल नंबर हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, एक सेकंड के लिए हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। और जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये भी क्वेश्चन 2 बार आ चुका है सीबीएसई में, 2009 एंड 2010 में, और आपके सिलेबस में भी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नाम टू लिखा हुआ है √3, √2 और √5।
वो इरेशनल नंबर। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन फिर वापस इस साल भी एग्जाम में आपको देखने को मिले। तो आइए इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है या नहीं। तो हमारा जो लाइन ऑफ थिंकिंग है बिल्कुल एकदम क्लियर है कि हम उल्टा प्रूफ करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको रेशनल नंबर सपोज करके चलेंगे और इस बात को बाद में जाके मना करेंगे कि रेशनल नंबर नहीं है। और अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो ऑटोमेटिकली रेशनल नंबर बन जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या सपोज करके चल रहे हैं, हम इसमें सपोज करके चलते हैं कि लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। √3 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिटन एज a/b वेयर a and b belongs to z, that is integer number, and b is not equal to 0, b 0 नहीं होना चाहिए। साथ में ये बात भी ध्यान रखेंगे कि a and b आर को प्राइम नंबर। अगर a और b को प्राइम नंबर है इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि इनका जो HCF होगा a और b का वो आएगा 1। HCF कितना आना चाहिए, 1। यही को प्राइम नंबर की पहचान है। ठीक है, चलिए अब अगर हमने इसको को प्राइम नंबर बोल दिया, सारी चीजें बोल दी, तो लास्ट में ये प्रूफ करना है कि इनका HCF 1 नहीं आ रहा है, माने वो को प्राइम नहीं है। ये बात जैसे हम प्रूफ करेंगे वैसे ये नंबर जो a/b लिखा हुआ है ना, ये रेशनल होने से मना कर देगा। और अगर ये रेशनल होने से मना कर देगा तो कोई नंबर अगर रेशनल नहीं है तो डेफिनेटली इरेशनल नंबर हो जाएगा। और यही हमको प्रूफ करना है। ये हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, उसके लिए मैंने क्या किया, दोनों साइड इसका स्क्वायर कर दिया। जैसे स्क्वायर किया तो हो गया 3 इज इक्वल टू a² / b²। फिर मैंने इसका इधर प्रोडक्ट कर दिया। जैसे प्रोडक्ट करेंगे तो ये बनेगा 3b² इज इक्वल टू a²। ये हमारे पास आ गया आंसर। अब अगर ये आ गया तो आप बोलोगे कि 3b² इज इक्वल टू a² होने का मतलब ये होगा कि ये जो 3 है वो a² को डिवाइड करेगा। क्या हम ये बोल सकते हैं a² इज डिविजिबल बाय 3? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हेंस a² इज डिविजिबल बाय, और अगर a² 3 से डिविजिबल है तो बाय द हेल्प ऑफ थ्योरम, हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी और उसमें ये पढ़ा था कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर, किसी इंटीजर नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। तो हम ये बात बोल सकते हैं हेंस a इज आल्सो डिविजिबल बाय इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। ए भी हमारे पास 3 से डिविजिबल होगा। अगर ए 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब जो ए की वैल्यू होगी वो रही होगी कुछ ऐसी 3c, हमें 3 का मल्टीपल आया होगा तो ये हमने लिख दिया 3c। अब दोनों साइड फिर इसका स्क्वायर कर दिया। ये हमने नंबर मान लिया है कि ए 3 से अगर डिविजिबल है तो ए जो है वो 3c के इक्वल रहा होगा। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो a² इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 9। इक्वेशन नंबर बन गई है 3rd। अब आप क्या करेंगे, आपको मालूम है फर्स्ट से a² की वैल्यू 3b², तो ये a² की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। आप जैसे यहाँ पुट करेंगे तो लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3। इक्वेशन 1 और 3 से क्या मिलके बनेगा, हम यहाँ से जो a² की वैल्यू है ना यहाँ पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो क्या होगा, 3b² इज इक्वल टू 9c²। अब ये 3 से 9 कैंसिल होगा तो यहाँ से हो जाएगा b² इज इक्वल टू 3c², और b² इज इक्वल टू 3c²। जैसे लिखोगे तो अब आप में से जो समझदार लोग होंगे वो कहेंगे सर इसका मतलब जो b² है ना वो 3 से डिविजिबल हो, इसका मतलब b² इज डिविजिबल बाय 3। अब अगर b² 3 से डिविजिबल है तो बाय द हेल्प ऑफ प्रीवियस थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि b इज डिविजिबल बाय 3। b इज डिविजिबल बाय 3, और अगर b 3 से डिविजिबल है तो हम यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नाम दे दो, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को आप देखिए ध्यान से, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि a इज डिविजिबल बाय 3 एंड b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। a और b दोनों 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब दोनों के का जो कॉमन प्राइम फैक्टर मिला वो 3 मिला, और कॉमन प्राइम फैक्टर अगर 3 मिला तो उनका HCF 1 हो ही नहीं सकता, और HCF 1 नहीं होगा तो प्राइम नंबर नहीं होगा।
को प्राइम नंबर नहीं होगा तो ए बाय बी रेशनल नंबर नहीं होगा, बस होगी बात प्रूफ। तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 we can say that both A and B are divisible by common factor 3। और अगर ये कॉमन फैक्टर 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो मतलब जो हमारा एजम्पशन था वो तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो अगेंस्ट बात आ गई। और उसके अगर हमारा एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, हम ये बोल सकते हैं तो आवर assumption is contradicts। और अगर हमारा assumption contradicts हो चुका है, तो इसका मतलब हमने जो बात बोली थी वो गलत होगी, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर ये आ रहा है। इसका मतलब HCF ऑफ ए बी 1 नहीं होगा। हम यहाँ पे ये बात भी लिख सकते हैं कि इसका मतलब HCF ऑफ ए बी इक्वल टू 3 होगा, जो कि 1 नहीं है। इसीलिए हमारा कॉन्ट्राडिक्शन, हमारा जो एजम्पशन है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। और एजम्पशन अगर कॉन्ट्राडिक्ट हो गया है, इसका मतलब ये होगा कि a बाय बी इज इक्वल टू √3 इज नॉट रेशनल नंबर, नॉट रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मैं हट रहा हूँ, 1 सेकंड के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, और वो है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपके लिए होमवर्क है, और क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है 2009 और 2010 में, 2 बार ये भी आ चुका है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। आपको जैसे मैंने √2 और √3 को सॉल्व किया है, एज इट इज आप प्रैक्टिस के लिए √5 को घर पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके PYQ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब ये चैप्टर लगभग थ्योरेटिकली देखा जाए तो हमने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, जो कि इस साल एग्जाम में आने वाला है। इस साल के एग्जाम के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर पूरा हो चुका है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप मेरे चैनल पे पुराने जुड़े हुए हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए लगातार कॉन्स्टेंटली मेहनत किए जा रहा हूँ और कंटिन्यू करता रहूँगा। आप इस चैनल को, इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें, को बताएं, ताकि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हो सके। ठीक है बच्चों, तो क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक जय हिंद।